देखो क्या सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हम लोगों ने खत्म कर दिया है। इसके पहले सब खत्म हो गया, ट्रांजिस्टर और उसके बाद लॉजिक गेट्स भी हो गए। अब हम उसके एक्सरसाइज ले रहे हैं। 12th का नाम सेमीकंडक्टर्स ही था चैप्टर का, सॉरी 11th का। 12th में उसका नाम हो गया सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, जहां से हमने डायोड एज अ रेक्टिफायर शुरू किया था, वहां बताया था, वहां से अपन ने 12th का शुरू कर दिया है, पर हमने एक साथ में लिया है तो सभी को सेमीकंडक्टर्स ही नाम दे दिया। एक ही बात है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में पढ़ा है 12th स्टैंडर्ड में। अब हम एक्सरसाइज ले रहे हैं, ध्यान देना। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, उसका फर्स्ट ब्लैंक, चूज द करेक्ट ऑप्शन ले रहे हैं पहले। इन अ बीजेटी यानी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर लार्जेस्ट करंट फ्लो ऑकर्स, उसका ऑप्शन आएगा ए, इन द इमिटर। इमिटर का करंट जो रहेगा वो रहेगा लार्जेस्ट, ठीक है, क्योंकि वो हेवीली डोप्ड है और इलेक्ट्रॉन इमिट करने वाला है, इसलिए उसको इमिटर बोलेंगे। और ये भी लिखाया था कि IE इज इक्वल्स टू बेस करंट थोड़ा सा और बाद में सब कलेक्टर करंट, तो ये मैक्सिमम था सबसे। ये हो गया फर्स्ट। इन अ BJT यानी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर लार्जेस्ट करंट फ्लो ऑकर इन द इमिटर, ठीक है। उसके बाद सेकंड है, a series resistance is connected in the Zener diode circuit। देखो याद होंगे आप लोगों को, ये समझो पॉजिटिव, ये वो रेजिस्टेंस है जो हमने सीरीज में लगाया है। फिर यहाँ हम लगाएंगे Zener डायोड, जो कि रिवर्स बायस में लगाना है हमारे को, ये यहाँ पे, ठीक है। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, देखो रिवर्स बायस में आ गया। N टाइप सेमीकंडक्टर इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड P टाइप सेमीकंडक्टर इज कनेक्टेड टू नेगेटिव। अभी यहाँ हम लोग लोड रेजिस्टेंस लगाएंगे जहां हमारे को वोल्टेज कांस्टेंट चाहिए, VL या VO, आउटपुट वोल्टेज यहाँ हमारे को कांस्टेंट चाहिए, और कितना मिलेगा, इक्वल टू VZ। तो ये रेजिस्टेंस जो लगाया है हमने सीरीज में, इसकी बात हो रही है वहां पे कि RS, ये लगाया हमने Zener डायोड को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि फ्लक्चुएशन जो हो रहा है, समझो इसमें लार्ज करंट रेजिस्टेंस लगाया ना, तो लार्ज करंट Zener तक पहुंचने नहीं देगा, और Zener जो डायोड है वो इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, याद रखना, लोड रेजिस्टेंस को। ये लोड रेजिस्टेंस को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। Zener डायोड में क्या होगा, इधर का वोल्टेज बढ़ाएंगे तो यहाँ करंट शार्पली क्या होगा, इंक्रीज, और वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, तो इसका भी पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। उन्होंने इस रेजिस्टेंस के बारे में पूछा है, तो ये जो सीरीज में हमने रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है Zener के, ये दोनों पैरेलल में, पर ये उन दोनों को सीरीज में, तो ये लगाया हमने Zener को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उसका ऑप्शन आएगा बी, प्रोटेक्ट द Zener। ऑप्शन आ गया हमारा बी, प्रोटेक्ट द Zener डायोड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, LED emits visible light when, ऑप्शन है, ठीक है, एक्सप्लेन कर देना फिर से एक बार शॉर्ट में बता देता। ये बताया था मैंने आप लोगों को, फेसबुक में नहीं है, फिर भी वो डायग्राम मैंने बनाई थी, फिर से एक बार बना देते हैं, ध्यान दो। देखो PN जंक्शन LED, याद रखो वो डायोड ही है, पर फॉरवर्ड बायस में लगाते हैं उसको अपन। ये डायग्राम देखना आपको LED के इसमें देखने को मिल जाएंगे, समझाते समय समझाया था अपन। ये है वैलेंस बैंड और ये है कंडक्शन बैंड, याद होगी डायग्राम। और ये बॉर्डर बना लिया था, ये P रीजन और ये N रीजन, PN जंक्शन। P टाइप में मेजॉरिटी में है होल्स यहाँ पे, और एक दो इलेक्ट्रॉन्स है माइनॉरिटी में कंडक्शन बैंड में, एक दो, वो नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा। N टाइप रीजन में मेजॉरिटी में है होल्स, सॉरी होल्स इलेक्ट्रॉन्स बना रही है, ठीक है, मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स। P टाइप में मेजॉरिटी में होल्स है, माइनॉरिटी में एक आधा इलेक्ट्रॉन है कंडक्शन बैंड में, याद रखना, बताया था कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन और होल्स जो है वो वैलेंस बैंड में ही रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे N टाइप में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में, होल्स माइनॉरिटी में, एक आधा होगा तो होगा। अब जब अपन LED देखना, एक बार पढ़ लेना लगे तो उसमें वापस से, जब अपन LED को फॉरवर्ड बायस में लगाएंगे, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। जब करंट फ्लो होगा तो इलेक्ट्रॉन एक रीजन से N टाइप से P रीजन की तरफ जाएंगे और यहां से आके इसके होल के साथ रिकंबाइन होंगे।
तो अब उनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है, कंडक्शन बैंड में फ्री है, वो एक्स्ट्रा एनर्जी है। जब वो वैलेंस बैंड के होल के साथ रिकंबाइन होंगे तो एक्स्ट्रा एनर्जी यहाँ पे वो इमिट कर देंगे। रिकॉम्बिनेशन की जो एनर्जी है, यानी यहाँ से जब आके इसके साथ रिकंबाइन होगा तो एक्स्ट्रा एनर्जी इमिट होगी इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ये मैंने आप लोगों को समझाया था। सादे डायोड में वही एनर्जी इमिट होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, इंफ्रारेड रेडिएशन। पर जब हम गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड मटेरियल बताए थे हमने, एल्यूमिनियम गैलियम फॉस्फाइड वो भी था, तो अलग अलग कलर के लिए। तो जब ये इलेक्ट्रॉन फॉरवर्ड बायस में लगाएंगे जब हम पीएन जंक्शन डायोड को, तो इलेक्ट्रॉन एन रीजन से पी रीजन के होल के साथ कंबाइन होगा डिप्लीशन लेयर को क्रॉस करके। अब वो जब रिकंबाइन होगा तो यहाँ पे उसको कम एनर्जी चाहिए क्योंकि वो अंदर वाले ऑर्बिट में आ गया, बाइंड हो गया, अब वैलेंस बैंड में आ गया हो, तो कंडक्शन बैंड में नहीं है, फ्री नहीं है, अब वो इलेक्ट्रॉन इसके साथ आके रिकंबाइन हो गया, तो एक्स्ट्रा एनर्जी इमिट करेगा यहाँ पे एलईडी में इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो उसका ऑप्शन आएगा सी, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन रिकंबाइन, उसकी वजह से लाइट इमिट होती है। सी ऑप्शन आएगा थर्ड वाले, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स रिकंबाइन, उनकी रिकॉम्बिनेशन की वजह से जो एक्स्ट्रा एनर्जी इमिट होंगी वो वहां पे इमिट होंगी इन द फॉर्म ऑफ लाइट। नेक्स्ट देखो, उन्होंने नंबर गलत डाल दिया, फिफ्थ लिखा है पर वो फोर्थ है। सोलर सेल ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, देखो सोलर एनर्जी को यूज करने के लिए दो डिवाइस बताए थे, एक थर्मल वाला फोटो थर्मल डिवाइस जैसे सोलर वाटर हीटर, और एक फोटोवोल्टिक डिवाइस यानी जो लाइट को पोटेंशियल में कन्वर्ट करेगा, तो सोलर सेल वही करता, तो इट इज अ फोटोवोल्टिक डिवाइस। तो एक्शन कौन सा होगा, फोटोवोल्टिक एक्शन। देखो उसमें दो टाइप के डिवाइसेस बताए थे सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए, एक बताया था फोटो थर्मल डिवाइस, सोलर वाटर हीटर जो सोलर एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर रहा है, और ये फोटोवोल्टिक डिवाइस, या भी यहाँ पे एक्शन है, फोटोवोल्टिक डिवाइस दैट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू पोटेंशियल डिफरेंस या करंट, ठीक है। तो इसका भी ऑप्शन है ना हमारा सी। नेक्स्ट देखो, अब है फिफ्थ, तो उन्होंने नंबर गलत कर दिया, ये है हमारा फिफ्थ वाला। नेक्स्ट देखो, अ लॉजिक गेट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, पहले ही बताया था लॉजिक गेट आर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, डिजिटल सर्किट है वो, दे वर्क ऑन सम रिलेशनशिप, लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, उनके इनपुट और आउटपुट के बीच में एक पर्टिकुलर लॉजिकल रिलेशनशिप है। तो यहाँ ऑप्शन आएगा ए, मेक लॉजिकल डिसीजन, लॉजिकल रिलेशनशिप मतलब लॉजिकल डिसीजन, तो ये आएगा यहाँ पे मेक्स लॉजिकल डिसीजन। इसका आंसर आ गया। तो अपन ने देखा था इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो ये थे गेट्स, दे आर डिजिटल सर्किट्स दैट इन विच इनपुट एंड आउटपुट आर रिलेटेड और लिंक्ड विद सम लॉजिक। तो अलग अलग देखे थे, नॉट, एंड, और, नैंड, नॉर, और एक एक्स और देखा था, एक्सक्लूसिव और। तो इनपुट एंड आउटपुट आर रिलेटेड विद सम लॉजिक, तो अपन ने यही लिखा है मेक्स लॉजिकल डिसीजन, एक लॉजिकल डिसीजन बनाएंगे यानी लॉजिक रहेगा, तो ये ऑप्शन वेरीफाई हो जाएगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के सारे हो गए, नोट डाउन करो, इनको मिटा के। देखो कैसे चल, सेकेंड वाले को फर्स्ट देखो, थ्योरेटिकल है, बता रहा था, आप लोगों ने सुन के थोड़ा सा लिख लेना है। देखो क्या पूछा है, व्हाई इज द बेस ऑफ अ ट्रांजिस्टर मेड थिन एंड इज लाइटली डोप्ड, ये बताया था मैंने, थिन और लाइटली डोप्ड क्यों बनाते हैं उसको। ये ट्रांजिस्टर, ये कलेक्टर है हमारा, मॉडरेट इन साइज, हेवीली डोप्ड, ये बेस, स्मॉल इन साइज, डोपिंग इज ऑल्सो लो, और ये कलेक्टर। तो हम एनपीएन ट्रांजिस्टर ही कंसीडर कर रहे थे, समझो ये हमारा इमीटर, ये हमारा बेस, ये हमारा कलेक्टर। तो इमीटर इज मॉडरेट इन साइज, हेवीली डोप्ड,
इट इज लार्ज इन साइज एज कंपेयर टू दिस बट मॉडरेटली लो। बेस जो है वो साइज में भी स्मॉल है और डोपिंग भी लो है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे उसमें के थोड़े से ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिकम्बाइन होते, बताया था 5% अप्रोक्सीमेटली, उससे भी कम, और बाकी सारे के सारे कलेक्टर में चले जाते हैं। तो इसीलिए इसको थिन रखते हैं। तो लिखना कैसे, सुनना। The base of the transistor is slightly doped and made narrow so that almost all the electrons emitted by the emitter go up to collector. A small amount will recombine with the base. बस इतना लिखना है। देखिए, तो अपने वो बेस को थिन रखना है ताकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन वहां चले जाए, तो रिकॉम्बिनेशन होगा और बहुत ही कम होगा। ठीक है, देख लो। फिर नेक्स्ट लिखना कैसे, देख लो। The base of the transistor is lightly doped and made narrow so that almost all the electron injected from the emitter diffuse right across the base to the collector, यानी सब कलेक्टर तक पहुंच जाएंगे without recombining with the holes in the base region। याद रखो, फर्स्ट वाला हो गया। सेकेंड वाला देखते हैं। सेकेंड वाला लेना है, एक सेकेंड वाला नहीं लेना। हाउ इज द ज़ीनर डायोड डिफरेंट कैसे है? सादे डायोड से बताया था। ज़ीनर डायोड और सादे डायोड में फर्क है कि ज़ीनर डायोड इज हेवीली डोप्ड। फॉरवर्ड बायस में दोनों एक जैसे वर्क करेंगे, पर रिवर्स बायस में जहां सादा डायोड डैमेज हो जाएगा, ज़ीनर डायोड डैमेज नहीं होगा। तो ज़ीनर डायोड का मेन वर्किंग है रिवर्स बायस में, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। थर्ड वाला देखो। On what factor does the wavelength of light emitted by the LED depends? तो LED जो लाइट इमिट करता है वो काय पे डिपेंड करेगा, ये बताया है, इसे एक बार बता देता हूं। It depends on compound semiconductor material। हम मटेरियल कौन सा यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो सेकंड वाले का थर्ड उन्होंने पूछा है कि जो लाइट इमिट होगी वो काय पे डिपेंड करेंगे, तो कंपाउंड सेमीकंडक्टर यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर नहीं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम नहीं, हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड। यहाँ पे या तो रेड मिलेगा और येलो। फिर था एल्यूमिनियम गैलियम फॉस्फाइड, एल्यूमिनियम गैलियम फॉस्फाइड, रेड कलर एंड ग्रीन कलर मिल सकता, और था एक जिंक सेलेनाइड, और यहां मिलेगा हमारे को ब्लू कलर। ये लिखना है उसके नीचे कि जो लाइट को इमिट करेंगे वो डिपेंड करेगा कंपाउंड सेमीकंडक्टर मटेरियल्स पे, मटेरियल कौन सा यूज किया है अपन ने, एंड देयर कॉन्सेंट्रेशन की कौन सा मटेरियल ज्यादा है उसके हिसाब से ये कलर डिसाइड होगा। तो याद रखना, द लाइट इमिटेड बाय द एलईडी डिपेंड्स ऑन कंपाउंड सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। ये कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स है, मिक्सचर है दो तीन मॉलिक्यूल्स का अलग अलग। ठीक है, तो कंपाउंड सेमीकंडक्टर मटेरियल्स एंड देयर कॉन्सेंट्रेशन की उसमें कितना मटेरियल कौन सा कॉन्सेंट्रेशन में है। गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड रेड और येलो कलर मिलेगा, एल्यूमिनियम गैलियम फॉस्फाइड है तो रेड और ग्रीन कलर मिलेगा, और जिंक सेलेनाइड है तो ब्लू कलर मिलेगा। देखो सेकंड वाले का आंसर देखिए। नोट डाउन करो, मिटा दे इसको। तो ये थर्ड वाला हो गया हमारा, सेकंड का थर्ड। और व्हाट फैक्टर डज द वेवलेंथ, यानी लाइट जो इमिट होगी, कलर जो इमिट होगा, वेवलेंथ मतलब कलर यहाँ पे इमिटेड बाय द एलईडी डिपेंड्स। तो याद रखो कंपाउंड सेमीकंडक्टर मटेरियल एंड देयर कॉन्सेंट्रेशन। फिर नीचे एग्जांपल डाल देना कि गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड अगर यूज किया है तो रेड और येलो कलर मिलेगा, एल्यूमिनियम गैलियम फॉस्फाइड यूज किया है तो रेड और ग्रीन कलर मिल सकता, और जिंक सेलेनाइड यूज किया है तो ब्लू कलर। नेक्स्ट देखो फोर्थ वाला, why should a photodiode be operated in reverse bias? फोटोडायोड रिवर्स बायस में ही क्यों ऑपरेट करना है? फोटोडायोड का दूसरा नाम था फोटो सेंसर या फोटो डिटेक्टर।
तो उसमें ऐसा लिखना फोटो डायोड आ गया वो। हाँ, किसका आंसर देख रहे हैं? सेकेंड का फोर्थ वाला। फोटो डायोड को रिवर्स बायस में ही क्यों ऑपरेट करना है? तो फोटो डायोड इज ऑल्सो नोन एज फोटो सेंसर और फोटो डिटेक्टर, यानी वो लाइट को डिटेक्ट करने के काम आएगा। तो इट शुड ऑपरेट, और इट शुड ऑपरेट बोलेंगे द करंट शुड फ्लो ओनली व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन इट, या फिर फोटॉन्स आर इंसिडेंट ऑन इट। तो रिवर्स बायस में ये जो करंट फ्लो हो रहा था यहां तक समझो, इसको हमने बोला था डार्क करंट, याद होगा शायद, और ये बहुत ही कम है माइक्रो एम्पियर में। तो जब हम फोटो डायोड को रिवर्स बायस में कनेक्ट करेंगे तो डार्क करंट फ्लो हो रहा बहुत ही कम है माइक्रो एम्पियर में, पर जैसे ही उस पर रेडिएशन गिरेंगे, रेडिएशन विजिबल या इनविजिबल रेडिएशन गिरेंगे, तो वो करंट इंक्रीज होगा। ठीक है, याद है ना, करंट क्या होगा? इंक्रीज होगा, यानी उसने उस फोटोन को या उस रेडिएशन को डिटेक्ट किया है, इसीलिए हमको रिवर्स बायस में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो लिखते समय ऐसे लिखना, देखो व्हाट शुड बी व्हाई शुड अ फोटो डायोड बी ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस मोड। तो लिखना फोटो डायोड इज ऑल्सो नोन एज फोटो सेंसर और फोटो डिटेक्टर। It is connected in reverse bias because it should only conduct, or current should only flow when radiation falls on it. तो जब रेडिएशन गिरेंगे तभी उसमें करंट फ्लो होगा, अदरवाइज जो पहले उसमें करंट फ्लो हो रहा वो डार्क करंट है, माइक्रो एम्पियर में नेग्लिजिबल। डार्क करंट के बारे में लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना एक पैराग्राफ लिख देंगे तो भी चल जाएगा। फिर से सुन लो एक बार, बोल देता व्हाई शुड अ फोटो डायोड बी ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस मोड। तो लिखना फोटो डायोड इज ऑल्सो नोन एज फोटो डिटेक्टर और फोटो सेंसर, हेंस इट इज ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस सो दैट इट कंडक्ट्स और करंट फ्लोज ओनली व्हेन रेडिएशन फॉल्स ऑन इट। रेडिएशन जब उस पे गिरेंगे तभी उसमें करंट फ्लो होगा, अदरवाइज रिवर्स बायस में जो करंट है जिसको हम डार्क करंट बोलते हैं वो नेग्लिजिबल है। ऐसा लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो चलेगा डार्क करंट के बारे में। तो ये उसका आंसर हो गया। तो याद रखना, फोटो डायोड इज ऑल्सो नोन एज फोटो सेंसर और फोटो डिटेक्टर। इट operates in reverse bias mode because it must conduct only when radiation is incident on it. याद रखना है। अब देखो आगे चलें। तो अपना फोर्थ क्वेश्चन 2 का फोर्थ तक हो गया है। अब उसके बाद थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लेना है, सारे आंसर्स है, अगर कोई नहीं समझ में आया तो मेरे से पूछ लेना। अब इसमें 3 ही न्यूमेरिकल है, वो लेते पहले 18th वाला ले लेते। देखो 18th वाला, द कॉमन बेस डीसी करंट गेन। अच्छा, डीसी करंट गेन बोला है तो हमने एक्चुअल में बीटा लिखना चाहिए था वहां पे, वो करंट गेन है डीसी करंट गेन, बट मैंने बताया था बीटा की वैल्यू जो टेक्स्ट बुक में है वो है 20 to 200, जबकि अल्फा की वैल्यू मैंने बताया था 0.92 to 0.98। ये मैंने बताया था तुम लोगों को। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ वैल्यू दिया है 0.967, तो ये बीटा की वैल्यू नहीं है, अल्फा की वैल्यू दिया है उन्होंने 0.967। तो उन्होंने गड़बड़ कर दिया वो लिखते समय। उन्होंने क्या लिखा है, द कॉमन बेस डीसी करंट गेन, एक्चुअल में बीटा होना चाहिए था, पर हम बीटा नहीं लिख सकते। बीटा की वैल्यू टेक्स्ट में जो दी है उसके हिसाब से 20 to 200 होनी चाहिए, जबकि मैंने अल्फा की वैल्यू बताया था तुम लोगों को 0.92 to 0.98, वो उसके साथ मैच हो रहा, तो उन्होंने अल्फा की वैल्यू दिया है, ये याद रखो। ठीक है, आंसर मैच हो जाएगा, पर अल्फा की वैल्यू लेना है उसको। वैल्यू पर से अपन ने निकाल लिया वो अंदाजा, बट उन्होंने देते समय रॉन्ग दिया है। और बीटा की वैल्यू मैंने बताया था, याद रखो 50 to 900 के बीच में, तो वो रहने दो, अभी फिलहाल टेक्स्ट बुक वाला ही याद रखो। तो ये हम अल्फा ले रहे हैं, एक्चुअल में बीटा होना चाहिए था, पर अल्फा की वैल्यू में है इसलिए हम अल्फा ले रहे हैं उसको। इमीटर करंट इज 10 मिली एम्पियर। इमीटर करंट दिया है 10 मिली एम्पियर। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बेस करंट निकालना है, तो अल्फा का फॉर्मूला था IC upon IE, so we can say IC is equals to alpha into IE,
अल्फा की वैल्यू 0.967 इंटू 10, सो इट इज 9.67 मिली एम्पियर। फिर यूज करेंगे हम लोग ये वाला इक्वेशन, आई ई इज इक्वल्स टू आई सी प्लस आई बी। आई ई की वैल्यू है 10 इज इक्वल्स टू आई सी की वैल्यू 9.67 माइनस प्लस आई बी, so IB is equals to 10 minus 9.67, so it will be 0.33 मिली एम्पियर। तो ये निकल गया IB। तो उन्होंने बीटा के नाम से दिया है पर हमको अल्फा लिखना पड़ेगा वहां पे, तब आंसर मैच होगा। और ये जो वैल्यू है वो अल्फा की है, ध्यान रखो। तो इतना थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा वहां पे। देखो 18 वाला हो गया, नोट करो, फिर 19 लिखते हैं। नेक्स्ट देखो 19 को, in a common base connection a certain transistor has an emitter current IE दिया है 10 मिली एम्पियर, कलेक्टर करंट दिया है IC 9.8 मिली एम्पियर, बेस करंट निकालना है। तो ये तो सिंपल है, IE इज इक्वल्स टू IB प्लस IC, ये है 10 इज इक्वल्स टू IB प्लस 9.8, so IB इज इक्वल्स टू 10 माइनस 9.8, इट इज 0.2 मिली एम्पियर। तो ये निकल गया बेस करंट। देखिए ये हमारा हो गया 19। अब लेते हैं 20 वाला। 20 वाले में थोड़ी गड़बड़ है, फिर से यहाँ देखो, डिटरमाइन द कॉमन बेस डीसी करंट गेन। डीसी करंट गेन निकालने के लिए बोला है, यानी एक्चुअल में निकालना था बीटा, पर उन्होंने जो आंसर दिया है वो अल्फा का आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से उन्होंने गड़बड़ की है, उन्होंने अल्फा डीसी का आंसर दिया है जबकि बीटा डीसी का आंसर चाहिए। तो दोनों बता देता, ध्यान देना। 20 a common base connection, the emitter current is 6.28 milliampere. Emitter current is 6.28 milliampere. Collector current is IC 6.20 milliampere। तो अल्फा निकाल लेते, अल्फा डीसी, it is IC upon IE, it is equals to IC 6.20 divided by 6.28। इसको आप लोग लॉग से सॉल्व करना, न्यूमरेटर को बड़ा बना लेना पहले। 62 डिवाइडेड बाय 6.28, साथ में 10⁻⁻1 सिंप्लीफाई करके वो एक पॉइंट वापस लगा देना। ये आंसर आएगा 0.9827। तो ये हमारा अल्फा का आंसर उसके साथ मैच हो गया। पर एक्चुअल में उन्होंने बीटा का आंसर निकालने को बोला है, करंट गेन यानी बीटा रहता, ध्यान रखना। तो बीटा का आंसर निकाल रहे हम लोग, तो ये तो टेक्स्ट बुक का मैच करना था इसलिए हमने निकाल लिया। तो अल्फा निकाल लिया, बीटा भी निकाल लेते। तो हम लोग देखो बीटा कैसे निकालेंगे। IE इज इक्वल्स टू IB प्लस IC, ये 6.28 इज इक्वल्स टू IB निकालना है प्लस ये 6.20, so we can say IB is equals to 6.28 minus 6.20, it is 0.08 milliampere, sorry 0.08। so बीटा का फॉर्मूला था IC अपॉन IB, IC की वैल्यू ये 6.20 डिवाइडेड बाय 0.08। तो इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 620 डिवाइडेड बाय 8, ऊपर के 2 पॉइंट और नीचे के 2 पॉइंट हटा दिया। तो ये आंसर आप लोग सॉल्व करना लॉग से, तो ये आएगा 77.5। देखो 20 to 200 के बीच में आ गया। तो ये आंसर चाहिए था एक्चुअल में, पर उन्होंने ये निकाला है। तो आप अगर
सिर्फ करंट गेन बोला तो यहाँ से सॉल्व करके ये यहाँ तक भी ला सकते हैं। उन्होंने अल्फा का आंसर दिया, इसलिए मैंने अल्फा भी निकाल के बता दिया। ठीक है, तो उन्होंने निकालने के लिए बोला था डिटरमाइन द कॉमन बेस डीसी करंट गेन। ठीक है, कॉमन बेस का अपने को वर्किंग भी नहीं है, पर न्यूमेरिकल डाला है उसका। ठीक है, कोई बात नहीं, अपने वो खाली कॉमन इमीटर का वर्किंग है, कॉमन इमीटर का ही होना चाहिए था। ठीक है, दोनों निकाल दिया, अल्फा भी निकाल दिया, बीटा भी निकाल दिया। तो देखो, तो यहाँ पे समझो ये एक्सरसाइज हमारी खत्म हो गई। बीच में कोई जो क्वेश्चन आंसर्स हमने छोड़े हैं वो आप लोगों ने एक बार देख लेना। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो फिर मेरे से पूछ लेना, व्हाट्सएप पे डाल देना। तो यहाँ हमारा सेमीकंडक्टर्स चैप्टर कंप्लीट हो गया। नोट डाउन कर लो। ठीक है, यहाँ हमारा सेमीकंडक्टर चैप्टर 11 और 12 दोनों मिला के कंप्लीट हो गया। इंपॉर्टेंट चैप्टर है कॉम्पिटिटिव के लिए भी, आप ध्यान से करो।